हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण अकेडमी में। आज की क्लास हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी। आज का सेट नंबर 7वां है। इससे पहले 6 सेट हम सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी के करा दिए हैं और जितने भी 2011 से 2024 तक पूछे गए प्रीवियस ईयर एग्जामों में सब के सब एक सीरीज के माध्यम से कराई जा रही है और हर एक सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर चल रही है और मैराथन क्लास भी चल रही है दोस्तों हर एक सब्जेक्ट की। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है? क्या तानपुरा पे या सितार पे या बीड़ा पे या बांसुरी पे? तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे बीड़ा पे। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का प्रसिद्ध शासक एवं चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। ये जो समुद्रगुप्त थे ये कौन थे दोस्तों? ये समुद्रगुप्त गुप्त वंश का प्रसिद्ध शासक एवं चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था और इसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त क्या है? संगीत प्रेमी थे। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेण था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कई बार ट्रेंड किया गया है कि हरिशेण किसका दरबारी कवि? तो समुद्रगुप्त का। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग लॉक कर देंगे। समुद्रगुप्त को किस वाद्य यंत्र को बजाते हुए सिक्कों पर दिखाया गया? तो बीड़ा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बी और सी कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गया? तो ये कथन क्या कह रहा है? कई नदियां जैसे गंगा और सोन मगध से होकर बहती थीं। बहुत बिल्कुल सत्य है दोस्तों। ये जो इसे अन्य राज्यों में क्या होती थी, जो मगध नदियां बहती थी और ये महत्वपूर्ण नदियां मगध से होकर बहती थी जो अन्य राज्यों से एक सुरक्षात्मक घेरा एवं उपजाऊ क्षेत्र प्रदान करती थी। तो बिल्कुल सत्य है कथन। ऑप्शन ए पहला सत्य हो गया। बी देख लेते हैं। मगध का एक हिस्सा जंगल से भरा था। बिल्कुल सत्य। मगध का जो एक हिस्सा था वो जंगलों से भरा था। मगध का एक बड़ा हिस्सा जंगलों से भरा था जिससे उपयोग में लकड़ी एवं सेना हेतु हाथियों की प्राप्ति सरलता से संभव थी। तो बी भी सत्य हो गया। और इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। बिल्कुल सत्य। इसमें क्या है दोस्तों, जैसे कि प्राप्त लोहे का प्रयोग हथियार बनाने हेतु किया जाता था, तो यानी कि सी भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग 4 को लॉक कर देंगे। ए बी और सी तीनों को तीनों सत्य हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने भी ये क्वेश्चन हम लेकर आए हैं सब प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछा हुआ प्रश्न है। अपने मन से एक भी प्रश्न हम लेकर नहीं आए। अभिकथन ये क्या कह रहा है? रोमन साम्राज्य ने दक्षिण भारत में व्यापार किया। और कारण आर क्या कह रहा है? दक्षिण भारत में रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। तो देखिए अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है क्योंकि इन्होंने यहाँ के पांड्य, चोल एवं चेर राजवंशों के साथ व्यापार किया तथा यहाँ व्यापारी बस्तियों की स्थापना की। जो दक्षिण भारत है दोस्तों, इसमें क्या है? दक्षिण भारत में रोमन सोने के सिक्के मिले। तो इसमें जो सिक्के प्राप्त हुए जो दक्षिण भारत के रोमन साम्राज्य से होने वाले व्यापार का एक साक्ष्य है। तो ऑप्शन नंबर ए पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ए और दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन काल के वाणिज्यिक शहर का लक्षण या रूपक है? क्या मंदिर अर्थव्यवस्था एवं समाज दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण होता था? यह राजाओं की राजधानी होता था। यहाँ सामान्यतः मंडपिका होता था। बिल्कुल सत्य। जो मध्ययुगीन काल के वाणिज्यिक शहर का लक्षण या रूपक है वहाँ सामान्यतः मंडपिका होता था। जो ये मंडपिका है, मंडपिका का अर्थ क्या होता है? जिसका शाब्दिक अर्थ है आवृत्ति क्षेत्र। इसे मंडियों के समक्ष रखा। जिसे मान लीजिए दोस्तों क्या है, आप देखते हैं सब्जी मंडी जाते हैं कोई, तो वहाँ पे एक बना रहता है उसी को मंडीपा कहते हैं। तो एक बड़ा सा आवृत्ति क्षेत्र होता है जिसमें बहुत से व्यापार का मुख्य केंद्र होता है
आधुनिक काल में जैसे गंगा, यमुना, दोआब, उच्च गंगा घाटी तथा पश्चिमी भारत में विस्तृत रूप से ये पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। वहां सामान्यतः मंडपिका होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतिहास के अवधिकरण यानी कि कालक्रम पर कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। ये क्या कह रहा है, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। बिल्कुल सत्य, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था और हिंदू, मुस्लिम एवं ईसाई युग का इतिहास के रूप में ये लोग बांटे थे अंग्रेज इतिहासकारों ने। तो ऑप्शन मतलब पहला कथन सत्य हो जाएगा। बी क्या कह रहा है, देखिए विभाजन धर्म के विचार पर आधारित थी। क्या विभाजन धर्म के आचार पर आधारित थी? बिल्कुल सत्य, यानी कि बी भी यहाँ पे सत्य हो जाएगा। सी क्या कह रहा है, विभाजन में उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा की गई। बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि ए, बी और सी सभी के सभी सत्य हो जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बंजारों के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। क्या जो बंजारे लोग थे वो सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे? बिल्कुल सत्य, ये जो बंजारे लोग हैं ये एक महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश जनजाति के थे। किसे? ये जनजाति के थे जो मुख्य बाजारों तक अन्न को ले जाते थे। तो कथन ए सत्य हो जाएगा। बी क्या कह रहा है, अलाउद्दीन खिलजी ने बंजारों से नगर के बाजारों तक अन्न को पहुंचाने का काम करवाया। बिल्कुल सत्य, यहाँ पे बी भी सत्य हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की जिसका उद्देश्य राजकोष पर अतिरिक्त बोझ डालने बिना यानी कि डाले बिना ही सैनिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति बाधा रहित करना था। तो ए बी दोनों सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे, ए और बी दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो देखिए गन्ने के निज व्यवस्था के अंतर्गत बागान मालिक स्वयं अपनी जमीन में गन्ने का उत्पादन करते थे। देखिए यहाँ पे स्वयं नहीं करते थे, वहाँ पे मजदूर रखते थे या दूसरे का लेकर वहाँ पे मजदूर रखकर बहुत सारी बैलोगाड़ी होती थी। तो यानी कि स्वयं नहीं करते थे, यानी कि गलत हो जाएगा। बी क्या कह रहा है, निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक या तो जमीन खरीद लेते थे या दूसरे जमींदार से जमीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवा देते। बिल्कुल सत्य, ये सत्य हो जाएगा कथन भी। सी क्या कह रहा है, निज खेती व्यवस्था में बागान मालिक को बहुत सारे मजदूरों तथा बड़ी मात्रा एवं बैलों की आवश्यकता पड़ती थी। बिल्कुल सी भी सत्य हो जाएगा। तो यानी कि बी और सी दोनों को दोनों सत्य हो जाएंगे, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 लॉक हो जाएगा, बी और सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, राजा राम मोहन राय ने अपने लेखन में तर्क दिया और विश्वास उत्पन्न किया कि सती होने की अनुमति नहीं है क्योंकि अंग्रेज इसके खिलाफ विरुद्ध थे या प्राचीन ग्रंथ इसका समर्थन नहीं करते थे। बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर 2 ही हम लोग लॉक कर देंगे, प्राचीन ग्रंथ इसका समर्थन नहीं करते थे। इन्होंने क्या किए, सती प्रथा को रोकने के लिए अभियान चलाए थे। राजा राम मोहन राय जब भी किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो वो प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते थे। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, प्राचीन ग्रंथ इसका समर्थन नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, महिलाओं से जुड़े हुए सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का मुद्दा उठाया। क्या ईश्वर चंद्र ने विधवा विवाह का मुद्दा उठाया था? बिल्कुल सत्य है। देखिए बी क्या कह रहा है, मद्रास प्रेसिडेंट्स में वेरेस्लिंग पुतुलुंग पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। ए और बी, यानी कि यहाँ पे ए भी सत्य हो गया, बी भी सत्य हो गया। सी क्या कह रहा है, विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार कर लिया गया नहीं,
उस टाइम आसानी से स्वीकार नहीं किया गया था, तो यानी कि ए और बी दोनों सत्य हैं। क्योंकि एक ब्रिटिश सरकार ने 1856 क्या 1856 ईस्वी में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित किया। विवाह करने वाले विधवाओं को सरलता से समाज में स्वीकार करने की कोई रीति नहीं थी। तो 1856 में क्या ब्रिटिश सरकार ने एक विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित किया। तो ए बी सत्य है लेकिन सी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कथन ए क्या कह रहा है, 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए पहले स्कूल खोले गए तो लोगों में उनके प्रति भय था। बिल्कुल सत्य। पहले 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोला जा रहा था तो उनके मन में प्रतिभय था, तो यानी कथन ये सत्य हो गया। आर क्या कह रहा है, लोगों को भय था कि स्कूल जाने पर लड़कियों का दुष्प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल सत्य, ये भी डर था। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली अधिकांश महिलाओं को उनके उदार या विचारों वाले पिता या पति की देख रेख में घर पर ही पढ़ाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, व्याख्या भी सही कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ब्रिटिश में यानी कि ब्रिटिश राज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए क्या कह रहा है, मध्यम मार्गियों ने मांग की एक सिविल सेवा परीक्षा भारत में भी आयोजित की। बिल्कुल सत्य, जो मध्यम वर्ग के लोग थे वो मांग किए सिविल सेवा परीक्षा में भारत में भी एक आयोजित की जाए। उनकी यह महत्वपूर्ण मांग थी कि सरकार में भारतीय भी ऊंचे पद प्राप्त कर सके। बिल्कुल सत्य, कारण भी है और व्याख्या भी इसका कर रहा है। ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी कि ज्यादा भारतीय इन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करें तथा सिविल सेवा में प्रवेश करें, लेकिन ये आखिरकार वर्ष 1922 वर्ष 1922 से भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में भी होने लगा। तो ए सत्य है, ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, रोलेट एक्ट सत्याग्रह के विषय में वक्तव्यों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। देखिए रोलेट एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियां बढ़ाई गई थी और लोगों के अधिकार को कुचले गए थे। क्या लोगों के अधिकार को कुचले गए थे? बिल्कुल सत्य है। मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और अन्य सभी का तर्क था कि सरकार को लोगों की मूल स्वतंत्रता सीमित करने का कोई अधिकार नहीं था। ये भी सत्य है। देखिए जो इस कानून यानी कि रोलेट एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए, क्या बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती थी। तो वही है रोलेट एक्ट में, तो ए भी सत्य है। सी देख लेते हैं, यद्यपि हिंदू और मुस्लिम रोलेट के विरोध में थे फिर भी ये क्या किए, रोलेट एक्ट सत्याग्रह अंग्रेजों के। देखिए हिंदू और मुस्लिम सिर्फ नहीं, सभी वर्ग के ये लोग क्या थे, विरोध में थे, यानी कि सी गलत हो जाएगा, ए भी सत्य हो जाएगा। तो रोलेट एक्ट सत्याग्रह वर्ष 1919 वर्ष 1919 में महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया था। ए बी सत्य है और सी गलत है, तो ए बी ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे, ए बी दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन तथा सरकारी संस्थाओं में नौकरी के अवसर में सहयोग हेतु किन आधारों को अपनाया जाता है? क्या जाति, पारिवारिक आय, लिंग या व्यक्तिगत आय? तो यहाँ पे जाति, पारिवारिक आय और लिंग तीन सत्य हो जाएंगे, तो ए बी और सी तीनों को तीनों सत्य हैं। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन एवं सरकारी संस्थाओं में नौकरी के अवसर में सहयोग हेतु क्या जाति हुआ, पारिवारिक आय और लिंग के आधारों को अपनाया जाता है ताकि उनका समावेशी विकास किया जा सके। ए बी सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं हैं
अतः इनमें चलने की प्रवृत्ति है भूमध्य रेखा की ओर या ध्रुवों की ओर, या न भूमध्य रेखा की ओर न ध्रुवों की ओर, कुछ नीचे नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 हम लोग लॉक कर देंगे ध्रुवों की ओर। मान लीजिए पृथ्वी है, ये जो क्या है, ये ध्रुवों की ओर जाती है। कैसे? ध्रुवों की ओर जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतर के संबंध में निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए। सभी देशांतरीय यामोत्तर की लंबाई समान होती है। क्या जो सभी देशांतरीय यामोत्तर हैं उनकी लंबाई समान होती है? बिल्कुल सत्य, उनकी लंबाई कितनी है? समान होती है। प्रमुख यामोत्तर का मान 180 डिग्री देशांतर होता है? नहीं, प्रमुख यामोत्तर का मान 180 डिग्री देशांतर नहीं होता है, 0 डिग्री देशांतर होता है। तो ए सही है और बी गलत है। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक कर देंगे, ए सही और बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों ए, बी तथा सी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। विश्व के ताप कटिबंधों का वर्गीकरण अक्षांशों के आधार पर होता है। क्या जो विश्व के ताप कटिबंध का वर्गीकरण किया जाता है वो अक्षांशों के आधार पर किया जाता है? बिल्कुल सत्य, यानी कि पहला कथन सत्य हो जाएगा। बी क्या करा, उत्तर और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। देखिए पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों को जोड़ने वाले काल्पनिक अक्षांश रेखाएं नहीं कहलाती हैं, ये देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो यानी कि बी यहाँ पे गलत हो जाएगा। सभी देशांतरों की लंबाई समान होती है, बिल्कुल सत्य। सभी देशांतरों की लंबाई क्या होती है? तो समान होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भारत के भौगोलिक लक्षणों को पढ़ाते हुए, क्या भारत के भौगोलिक लक्षणों को पढ़ाते हुए अध्यापिका ने छात्रों को बिंद एवं सतपुड़ा श्रृंखलाओं में बहने वाली नदियों का मानचित्र पर चिन्हित करने को कहा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों को वह चाहती थी कि छात्र चिन्हित करें? नर्मदा एवं ताप्ती नदी, या नर्मदा एवं महानदी, ताप्ती एवं गोदावरी नदी, या कृष्णा एवं गोदावरी। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग लॉक हो जाएगा, नर्मदा एवं ताप्ती नदी। ये दोस्तों ये नदियां यानी कि नर्मदा एवं ताप्ती नदी, ये दोनों नदियां विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाओं से होकर प्रवाहित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय धाराओं के संदर्भ में निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। जिस स्थान पर गर्म तथा ठंडी जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। बिल्कुल सत्य, जिस स्थान पे गर्म एवं ठंडी जल धाराएं मिलती है वहां पे क्या होता है? सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। जहाँ गर्म और ठंडी जल धाराएं मिलती है उस स्थान पर नौ संचालन में बाधा बिल्कुल बहुत बाधा उत्पन्न होती है। दोनों सत्य हैं, ए और बी क्या है? दोनों के दोनों सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर की एक कक्षा में शिक्षिका पारितंत्र के विषय में पढ़ा रही है। निम्नलिखित में से उनके लिए क्या उपयोगी सूचना हो सकती है? स्थान विशेष की जलवायु संबंधी परिस्थिति, अधिक वर्षा वाले वन उदाहरण के रूप में, एक छोटी ताल उदाहरण के रूप में। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों के तीनों सत्य हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे, ए बी और सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए ए क्या कह रहा है, आर्द्रता महासागरों पर सबसे अधिक तथा महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम पाई जाती है। जो आर्द्रता महासागर पर सबसे अधिक तथा महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम पाई जाती है। बी, संघनन ठंडा होने की मात्रा तथा हवा के सापेक्ष आर्द्रता पर निर्भर होता है। बिल्कुल सही है, यानी कि ए और बी दोनों सत्य हो गए। सी क्या कह रहा है, जेट हवाई जहाज के पीछे सफेद पथ इंजन से निकली नमी होती है जो संघनित, बिल्कुल सत्य, यानी कि सी भी सत्य हो जाएगा। तो ए बी सी तीनों के तीनों सत्य हैं। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए वायुदाब के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा सही है? समुद्र स्तर पर वायुदाब सबसे कम होता है। क्या समुद्र स्तर पर वायुदाब सबसे कम होगा? नहीं, नीचे रहेगा, पृथ्वी तल पे तो सबसे ज्यादा रहेगा।
तो यानी कि कम की बात कर रहा है, गलत हो जाएगा। ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब घटता है, बिल्कुल सत्य है। ऊंचाई पे जाने पर वायुदाब क्या होता है, घटता है। पृथ्वी तल पर सबसे अधिक वायुदाब होता है और ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब घटता है। वायुदाब एक यंत्र विशेष द्वारा मापा जाता है जिसे बैरोमीटर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऊंचाई पर जाने पर वायुदाब घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों ए, बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। मानव बस्तियां इस बात को दर्शाती हैं कि किस प्रकार मानव ने अपने वातावरण को अपने अनुकूल बनाया, बिल्कुल सत्य। जो मानव बस्तियां ही होती हैं वो अपने वातावरण को क्या करते हैं, अनुकूल बनाए रखते हैं, बिल्कुल सत्य है। बी क्या करा, एक आदर्श बसाव स्थान के चुनाव में प्राकृतिक दशाओं का कोई, देखिए प्राकृतिक दशाओं का योगदान हर जगह रहता है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। केवल जब मनुष्य ने फसलें उगाना प्रारंभ किया तब उनके लिए अस्थायी घर बनाना आवश्यक है, बिल्कुल सत्य, ये भी सत्य है, यानी कि ए और सी सत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में है ए और सी, लॉक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। जल एक संसाधन के संबंध में कथन ए, बी और सी को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। देखिए, पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है, सही बात है। पृथ्वी पर क्या है, जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। आप घटा भी नहीं सकते हैं, अपने से जब घटेगा तो घटेगा, लेकिन आप नहीं घटाएंगे और न ही आप बढ़ा भी सकते हैं। केवल 2.7% पृथ्वी का पानी मानव उपभोग के लिए उपयोग है, बिल्कुल सत्य, ए और बी दोनों सत्य हो जाएंगे। जल एक नवीकरणीय संसाधन है, बिल्कुल ये क्या है, नवीकरणीय जल संसाधन है। देखिए, पृथ्वी के लगभग 70.8%, कितना, 70.8% भाग पर जल है। पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का 97.3% भाग जल महासागरों में है, जो खारा है। पृथ्वी के जल का केवल 2.7, क्या, 2.7% भाग जल ही मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। यहाँ पे ए, बी, सी तीनों के तीनों सत्य हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारंभिक स्तर पर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में खनिजों के बारे में चर्चा करना चाहती हैं। निम्न में से किन उदाहरणों को उन्हें अपनी कक्षा में उपयोग में लाना चाहिए। तांबा, अभ्रक, नमक और चूना पत्थर। तो ऑप्शन नंबर क्या, हम लोग चारों के चारों लॉक कर देंगे, ए, बी, सी, डी। ये सब क्या है, ये सब खनिज के उदाहरण हैं। देखिए, खनिज मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक धात्विक खनिज होता है, एक अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज के अंदर तांबा, अभ्रक, सोना, चांदी आते हैं और अधात्विक खनिज के अंदर नमक हुआ, चूना पत्थर हुआ, खनिज पदार्थ एवं रत्न आदि सम्मिलित होते हैं। तो चारों के चारों क्या है, ये सब खनिज के अंतर्गत आते हैं। तो चर्चा कर रहे हैं यानी कि चारों पे, यानी कि तांबा, अभ्रक, नमक और चूना पत्थर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2009 के, क्या, 2009 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को पहचानने और उत्पन्न करने का दायित्व है। क्या भारतीय संसद का, या राज्य विधानमंडल का, या जिला पंचायत का, या ग्राम पंचायत का। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग लॉक कर देंगे, ग्राम पंचायत का। जो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2 फरवरी 2006, कब, 2 फरवरी 2 फरवरी 2006 को इसको शुरुआत हुई थी। और कब, इसका नाम देखिए, 2 अक्टूबर 2009 को जब शुरुआत हुई थी तो नरेगा के नाम से, और जब इसका नाम 2 अक्टूबर 2009 को परिवर्तित करके महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा कर दिया। तो ऑप्शन नंबर 4 लाख हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ग्राम पंचायत का। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलता रहे। हाँ दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।